Hello to all. I, Jyoti Shoran, welcome you to Modern History session presented by Excellency IAS. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ब्रिटिश ऑफ कॉन्क्वेस्ट को हमने कंप्लीट किया है, डिफरेंट रिवेन्यू पॉलिसीज़ किए हैं, कमर्शियल पॉलिसीज़ किए हैं और प्रीवियस सेक्शन में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कवर किया है। हमने देखा है कि 1857 के रिवॉल्ट के क्या कारण रहे हैं, क्या ऐसा प्रोसेस था, क्या कोर्स था जिसके थ्रू 1857 रिवोल्ट हुआ। एंड ऑल्सो हम वो सारी डिटेलिंग देख चुके हैं कि क्या ऐसे वीकनेसेस थे जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट सप्रेस हो गया। वी हैव ऑल्सो सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो उसी को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और बस ये पता होना चाहिए कि 1857 रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था। सबसे पहली बात कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एग्जाम्पलरी इन ड्यूरिंग दिस टाइम। यस, एंड ऑल्सो इट सेट द ग्राउंड फॉर नेक्स्ट जो भी आने वाला जो नेशनलिज्म फीलिंग आने वाली है और आगे जो नेशनल मूवमेंट होने वाले हैं उनके लिए 1857 एक प्रेरणादायी इवेंट है। यस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह के क्या ऐसी वीकनेसेस रहे हैं जिसकी वजह से ये सप्रेस हो गया। हमें पता है कि सबसे पहली बात कि ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं था, हर कहीं पे नहीं था। सेकंड थिंग कि हर कोई इन्वॉल्व नहीं था, जैसे कि जो मोस्ट एजुकेटेड लोग थे जो उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स के साथ रहने में ही उनका फ़ायदा है। बड़े ज़मींदार जो थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स से जो सिर्फ ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। यस, तो उसके अलावा और बहुत सारे कंपैरिजन जो हम करें कि ब्रिटिश आर्मी का और इंडियन आर्मी का एंड इंडियन जो लीडर्स जो थे उनका कंपैरिजन करें तो हर पहलू में फ्रॉम इक्विपमेंट टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड ऑल्सो इन द लीडरशिप ब्रिटिशर्स ऊपर थे। वो बेहतर एग्जाम्पलरी तरीके से लड़ रहे थे, ऑर्गेनाइज थे एंड दे वर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। यस, सो इसकी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। यस, बट इस रिवोल्ट में बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, उसी की बात हम करते हैं कि आगे नाउ दिस वॉज वेरी स्टार्किंग थिंग फॉर ब्रिटिशर्स। वो उनको पता चला है कि एकदम से कैसे बदलाव हो गया है ना। तो एट दिस टाइम ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई तरह के स्टेप लिए। सबसे पहली बात हम देखें, राइट डाउन द हेडिंग दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857। यस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857। consequences of 1857। सबसे पहली बात 1857 रिवॉल्ट। सबसे पहली बात 1857 के जस्ट बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1858 इंट्रोड्यूस किया गया, ये लाया गया। इसमें ऐसा क्या था? सबसे पहली बात ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उनको पता चल गया है कि नाउ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पॉलिसीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय द ब्रिटिश। यस, तो इस केस में इसीलिए ये एक्ट लेके आ गया ताकि थोड़ा बहुत सुधार किया जा सके। और इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस थे जिसको हम अभी नोटिस करते हैं। राइट, सबसे पहले बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो लाया गया उसके अंदर सबसे पहले ये कहा गया कि नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू द ब्रिटिश इंडिया, government of British, right? Now everything administration is now taken away from the company. Yes, समझ पा रहे हैं? So एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी से लिया गया। ठीक है, ओके। यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में करें कि कंपनी रूल को अबॉलिश किया गया। यस, कंपनी रूल वाज अबॉलिश्ड। एंड ऑल्सो
सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है नाउ कंपनी इज नॉट not able to manage, not able to administer the region. Now the people are revolting, so any time उनको यहाँ से निकाला जा सकता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का टेक ओवर लिया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्से में है। यस, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, दूसरी बात ये देखी गई कि आगे जाके अभी कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, बिकॉज दे थॉट कि सिर्फ एनेक्सेशन पॉलिसी की वजह से लोग आउटरेज हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं। यस, डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी हैव प्रोटेस्टेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहली बात एनेक्सेशन की पॉलिसी पे होल्ड लगाइए। ठीक है, एनेक्सेशन की पॉलिसी को रोकिए, राइट। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि वी एक्चुअली वी वैल्यू द प्रिंसली जो किंगडम थे, उस जो बाकी बचे हुए हैं हम उनको एनेक्स नहीं करेंगे, हम आपके जो राइट है उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। ओके, इसके बाद ये देखा गया कि अगर हम इसी की बात करें, कई सारे तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या थे उसके लिए हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि पहले क्या था अब क्या है। जैसे कि हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं कि क्या था, सबसे पहले यहाँ पर पार्लियामेंट है, ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट, आप ये बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नीचे BOC आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यस, एंड दिस इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और ये था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि कितने मेंबर्स की थी, 4 + 1 + 6, है ना, समथिंग लाइक दैट। यस, ऐसा था। उसके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे था एंड गवर्नर ऑफ मेड्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप एक बारी पहले जो हमारी सेटिंग थी दैट वाज दिस। यस, अब ये जो सारी चीज़ें जैसे हमें पता है ये कमर्शियली इनको डील करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। अब उन्होंने बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया, एक एक करके नोट कीजिए। सबसे पहली बात, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो ऊपर ही रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, अब वी नो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज नन, एक है ना ब्रिटिश के मिनिस्टर थे। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया ना, तो पार्लियामेंट का ही कोई मेंबर होगा। कौन होगा, गवर्नमेंट का बंदा होगा, वी विल बी द मिनिस्टर, राइट। और ये कह दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको असिस्ट करेंगे 15 मेंबर्स। लेट्स से हियर वी राइट 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, यस, हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली ये कहाँ पर होगा, ये लंदन में होगा। ठीक है, ये लंदन में इस्टेब्लिश्ड है। उसके नीचे क्या था, इस पूरी सेटिंग को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान से देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड COD को रिप्लेस कर दिया गया SOS यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, यहाँ पर इसके हेड कौन थे, गवर्नर ऑफ इंडिया। अब गवर्नर ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय का टाइटल दे दिया गया। क्या, वॉइस रॉय का टाइटल दे दिया गया। तो इस काउंसिल को क्या बोलेंगे, वॉइस रॉय इन काउंसिल, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। यस, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 4 + 1, राइट। यस, आई होप यू गेट दिस कि गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बोल दिया गया है।
सॉरी गवर्नर ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बोल दिया गया है, और पूरी काउंसिल को क्या बोलेंगे, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें अब कितने हैं मेंबर, 4+1। और इनके नीचे कौन होंगे, ऑब्वियसली द सेम, द गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नर ऑफ मेड्रास, राइट। ठीक है, समझ आ रहा है, देखिए। हाँ, इस सेटिंग को आप अच्छे से देख लीजिए कि ये कहाँ तक आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब जो ये 15 मेंबर की है ना SOS की जो यूनिट है, उसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ, सॉरी इट इज़ कॉल्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, इंडियन काउंसिल बोलते हैं इसको। ठीक है, आप बस ये नोट कीजिए, ये लंदन में इस्टेब्लिश्ड है। कैसे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, डेजिग्नेशन चेंज कर दिए हैं, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही सारा का सारा कंट्रोल लेने की कोशिश की है। यस, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने, ऑब्वियसली हमने कहा है, एनेक्सेशन को बंद कर दिया गया है, और ये सबके राइट्स को वो सबके ही राइट्स को वो रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो चेंज उन्होंने किया, दैट वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। क्योंकि हमें पता है 1857 में क्या हुआ था, 1857 में रायोट्स हुआ था, इट वाज कॉल्ड सिपॉय रिवोल्ट। तो उनको लगा कि आर्मी डिसिप्लिन नहीं है, आर्मी में कुछ न कुछ रिलीजन बेस्ड और समथिंग ऐसा कुछ एकता आगे जाके हो सकती है, एंड दैट कैन बी यू नो एज अ वीक पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को, इंडियन आर्मी को, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, और उसके अंदर जो यूरोपियन जो लोग थे उनका रेशो को बढ़ा दिया। राइट, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। यस, सो आप देखिए, आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, थोरोली ऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली, राइट, वॉज रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, यूरोपियन ट्रूप्स को बढ़ाया गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के, इस तरह के जो चेंजेस हुए हैं, इन सारे चेंजेस की वजह से क्या ऐसा बदलाव हो रहा है। राइट, तो 1857 के रिवोल्ट की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। यस, व्हाट वी से इज राइट। इसके बाद आप देखिए 1857 के बाद ऑब्वियसली समय बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, उन्हीं चेंजेस को हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन बनाते हैं, इसको एक कहानी की तरह देखते हैं कि 1857 के बाद देखो क्या हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए, जैसा हमने देखा था, जैसे कि हमने देखा था मैकुलेज मिनट ऑफ एजुकेशन। यस, जिसमें इंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी थी, जिसमें प्रोवाइड किया गया था कि हायर एजुकेशन को आप इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो 1857 के बाद इस तरह के काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जिसको हम अगर स्टडी करें, हम देखें तो है ना, इंग्लिश मीडियम एक्चुअली क्या हुआ, एक मीडियम ऑफ कॉमन, इट बिकेम कॉमन लैंग्वेज टू शेयर देयर ओपिनियन इन ऑल थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, पूरे देश में ही सब लोग इंग्लिश की भाषा को किसे आदान प्रदान कर सकते थे, बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, और कोई ऊपर किसी का लैंग्वेज कल्चर अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी जिसने कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को ओपिनियन भेजना आसान कर दिया। ठीक है, उसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, वो बढ़ गए, बेहतर हो गए। यस, और सेकंड थिंग अगर आप नोटिस करो तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश का एस्पेक्ट तो है ही, उसके अलावा अगर आप देखो एक ऐसे मिडिल क्लास एमर्ज हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक है ना, मिडिल क्लास एमर्ज हो गई विच वॉज एजुकेटेड इन इंग्लिश। यस, मिडिल क्लास विच वॉज एजुकेटेड इन इंग्लिश। which was educated in English।
और इस वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बहुत बड़ा बदलाव क्या? पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस, पॉलिटिकली कॉन्शियस होने लग गए, राइट? ठीक है। और एक यूनिफिकेशन हुआ है इंडिया का, बिकॉज अब क्या हो गया है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को एक स्पेसिफिक एक कंट्री मानने लग गई है। ठीक है, तो वो हर रीजन में, हर एस्पेक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को एक यूनिट मान रहे हैं। तो वैसा ही कॉन्शियसनेस लोगों में आ गया। तो उस चीज़ को अगर हम ऑटोमेटिकली ऐसे देखें, एक तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया, क्या? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ओपन माइंड से देखेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि आगे जो एसोसिएशंस बनी हैं, आगे जो प्रोसेसिंग हुई है, आपस में किस तरह से लोग डील कर रहे हैं, वो हम इस बैकग्राउंड के थ्रू जान पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस बेसिस पे, क्या ग्राउंड ऐसा था कि जिस वजह से सब लोग एसोसिएशन बनाने पे आ गए हैं, है ना? बिकॉज लोग इंग्लिश एजुकेटेड हो गए हैं, ऐसी क्लास एक एमर्ज हो रही है जिसको पता चल रहा है, जो मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड जो लोग थे उनको पता चल रहा है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो अब हमने देखा था 1857 में उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, बट ओवर अ टाइम उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाती है। वो कहते हैं कि नाउ नो दिस इज़ ब्रिटिश जो है हमारे बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। सो देवर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि किस तरह से वो एसोसिएशन क्रिएट करते हैं लोगों को और पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी मेजर पॉइंट इज कि ना प्रिंटिंग प्रेस आ गई है उस टाइम पे, हैं? जो प्रिंटिंग प्रेस है वो और ज़्यादा एमर्ज कर गई है, और उस टाइम पे दिस वाज नॉट ओनली जस्ट फॉर द बिजनेस बट ऑल्सो कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ सब लोग एक दूसरे को मैसेज देते थे, हर जगह पे स्प्रेड करने, अपना ओपिनियन स्प्रेड करने की, जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करने की कोशिश करते थे थ्रू प्रेस मीडिया। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल इन आवर इंडियन नेशनल स्ट्रगल। यस, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, और देखिए बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोकल जर्नल, ये सारे एमर्ज हुए हैं। यस, ठीक है। और अगर आप देखो ऑल अभी क्या हो रहा है, इंडिया के जो लोग हैं दे हैव बिगन इंटरैक्टिंग विद द फॉरेन, विद द यूरोपियंस, एंड इधर उधर आदान प्रदान होता रहता है। और आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न थॉट्स जो हैं उनका इम्पैक्ट भी इंडिया में दिख रहा है। क्या? वेस्टर्न इम्पैक्ट। यस, वेस्टर्न इम्पैक्ट, वेस्टर्न थॉट का इम्पैक्ट। जैसे कि हाउ डू वी रिलेट इट? वी रिलेट इट बाय लाइक लेट्स से जो लॉक, मिल्टन उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, या फिर उनके जो ओपिनियन बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, ओपन थे, ह्यूमन राइट के रिस्पेक्ट में थे, तो उस तरह के नारे भी लोग उस तरह की बातों को गौर कर रहे थे। ठीक है, जैसे लॉक और मिल्टन हैं, उनके ओपिनियन को देखा जा रहा था, गौर किया जा रहा था। और एक जैसे व्हेन वी से नो वी मस्ट नो अबाउट इट कि है ना एक इनअलाइनेबल राइट्स, यानी कि एक इनअलाइनेबल राइट्स की बात हम करते हैं कि यानी कि एक हर कोई ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके अपने राइट्स हैं, इस बात को गौर किया जा रहा है। राइट, हर कोई मान रहा है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ राइट्स हैं। सो ऐसे थॉट्स को, ऐसे थॉट्स के लिए भी अब सोसाइटी में जगह बन रही हैं, लोग उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली सोसाइटी चेंज हो रही है, समय बदल रहा है। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, ये जो कॉन्शियसनेस अगर एमर्ज हो रही है सोसाइटी में, दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय ऑब्वियसली जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। लेट्स से अभी कौन है? वॉइस रॉय, जो गवर्नर ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बोल दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जो आपने नाम सुना होगा कि लॉर्ड लिटन जो थे वो 1766 से 1876 से 1880 के बीच में उनका वो वॉइस रॉय थे। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन।
ठीक है, ये वॉइस रॉय थे। एक्चुअली अगर आप देखोगे इस टाइम पे प्रेस मीडिया और सब मतलब बहुत ही अच्छे से राइज कर रहा है ना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को फैलाया जा रहा है। एंड ये जो लॉर्ड रिपन थे, ही वॉज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, वो बहुत सारी कंजर्वेटिव पॉलिसी लेके आए, और जिसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लेके आए 1876 के आसपास, आई गेस 78 में लेके आए हैं, आप नोट कीजिए, ठीक है। इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, क्या, गैगिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया, एक्चुअली नाम ही देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी जो प्रेस में जो पब्लिश कर रही हैं उसके ऊपर रेगुलेशन है, राइट। यानी कि जो ओरिएंटल जो पब्लिशर्स हैं, लैंग्वेज में जो पब्लिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज पे रोक लगाया जा रहा है, यस। तो हम लोग ये देखेंगे इनको ऐसा इसमें एक प्रोविज़न था कि सबसे पहली बात कि जो भी पब्लिशर होगा वो रिटन में देगा सरकार को, कि सरकार को लिख के देगा कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे। एंड वी नो प्रेस का काम ही होता है सही बात को लिखना, सच्ची बात को लिखना, बट राइटिंग अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। और हमें पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अमृत बाजार पत्रिका के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, ऑब्वियसली किया गया था। बहुत सारे और वर्नाकुलर जो लैंग्वेज में पब्लिश करते थे, मैगजीन्स और जर्नल्स, उनके अगेंस्ट यूज़ किया गया था, यस, ठीक है। अब ये बात है, इसके अलावा इंडियन आर्म्स एक्ट भी लाया गया, क्या, इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट एक्चुअली क्या है कि आपको इसमें क्या है कि कोई भी इंडियन वेपन नहीं रखेगा, ठीक है, बिना लाइसेंस के कोई भी इंडियन वेपन यूज़ नहीं करेगा, राइट। तो एक्चुअली दिस वाज प्रिक्यूशियस मेजर, राइट। तो इस तरह के एक्ट लेके आए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो टाइम है, इस टाइम पे इंडिया वाज अंडर लॉट्स ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। लेकिन अभी जो पैसा लगना चाहिए, क्योंकि सुधार होना चाहिए कि लोगों की हेल्थ के लिए पैसा लगाया जाए, और उसी टाइम पे लॉर्ड रिपन एक बहुत बड़ा लेट्स से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं विच इज़ कॉल्ड दिल्ली दरबार, जिसमें वो क्वीन एलिजाबेथ को क्वीन का टाइटल देते हैं, केसरे हिंद का टाइटल देते हैं, एंड ही वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सब बातें क्यों ज़रूरी हैं। हमें पता चल रहा है कि उनका काम है लाइक सोशल वेलफेयर, और उस एस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक दिल्ली दरबार बाय दरबार इवेंट बाय रिबन, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ को एम्प्रेस का क्वीन टाइटल दिया गया था, राइट। वी नीड टू नो दिस, एंड विच इज़ दैट टाइटल, केसरे हिंद, ओके, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये किस क्रिटिकल सिचुएशन पे टाइम पे आ रहा है, जब इंडिया वाज अंडर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो रखी है, तरह अलग अलग जगह पे फेमाइन है, एपिडेमिक्स हैं, यस, नोट देख सकते हैं, यस, वेरी गुड। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ लेके आई गई। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, इसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि ओपन कर दिया गया था, किसको, एग्ज़ाम को, कि सब लोग ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसके अंदर एज को 19 ईयर्स पे लिमिटेशन लगा दी कि 19 साल तक ही आप ही पेपर दे सकते हो, और पेपर के अंदर ग्रीक, लैटिन ऐसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर इंडियंस टू अटेम्प्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड लिव असाइड द पासिंग द एग्ज़ाम, बिकॉज 19 ईयर इज़ वेरी स्मॉल एज। इंडिया में एजुकेशन बहुत लेट स्टार्ट होता है, राइट। तो उस टाइम पे वैसे भी एजुकेशन नहीं था इतना, राइट। तो आप देखिए किस तरह की कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ आई हैं। Why? These were the reactionary policies. किसके अगेंस्ट, जो इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, यस,
ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलें। चलें। देखिए, एक इसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आते हैं एज अ वॉइस रॉय। ठीक है, लॉर्ड रिपन का टाइमलाइन क्या है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है और इसको अवेयरनेस होना ज़रूरी है 1880 से 84 तक। ठीक है, अब ये इनका इम्पोर्टेंस क्या है? इनका इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने आते ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। ही वॉज मोर लिबरल इन सेंस। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो 1780 था उसको 78 में था, उसको 1882 में हटा दिया। ठीक है, नंबर 2 थिंग, इन्हीं के टाइम पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसका आगे जाके लोगों को रियलाइज़ हुआ, जिससे लोगों ने लेसन सीखा। एंड द कंट्रोवर्सी वाज इल्बर्ट रिलेटेड, लाइक व्हाट वी से इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या कहती है? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के अंदर ये था, सिंपल प्रोविज़न ये थे कि जो इंडियन जजेस जो हैं दे कैन वो जैसे कि जो यूरोपियंस हैं उनके अगेंस्ट सुनवाई कर सकते हैं, उनको ट्रायल्स पे रख सकते हैं। ठीक है, इंडियन जजेस कैन उनकी यूरोपियन जो लोगों के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनको उनके ऊपर वो ट्रायल दे सकते हैं, काम कर सकते हैं जज। राइट, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे इंडिया में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बिकॉज अर्लियर क्या था, इससे पहले क्या था कि एक यूरोपियन जो पर्सन है उसके हर किसी केस में यूरोपियन जज ही उसके साथ डील करेगा। लेकिन अभी अलाउ कर दिया, इस बिल के अंदर अलाउ कर दिया कि इंडियन जज अपनी प्रोसीडिंग कर सकता है। लेकिन दिस वाज ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने इसको गलत तरीके से लिया, मोर ऑफ के नहीं, इंडियन शुड नॉट बी और जज। राइट, तो अल्टीमेटली इसी कंट्रोवर्सी में जो ब्रिटिश इंडियन रेजिडेंट हैं या फिर इंग्लैंड जो है, उन लोगों ने बहुत सारे कैंपेन किए, उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और कैंपेन किया। ठीक है, और इसी के काउंटर में इंडियन जो लोग थे उनको ये पसंद आया कि हाँ, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और इंडियंस ने भी कैंपेन किए। अब देखिए, सिंपल कहानी ये है कि अभी इस केस में जो ब्रिटिश लोग जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जीत जाते हैं, यानी कि उनकी डिमांड्स को स्वीकार कर लिया जाता है। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि अब उनके बाद इस बिल को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अगर बिल को वापस ले लिया तो क्या होगा? अब ऑब्वियसली इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद इट, बट दे हैव लर्नड अ वेरी गुड लेसन। क्या कि अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपकी बातों को माने, आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपस में एकजुट होकर कैंपेन करनी पड़ेगी। एकजुट होकर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। और दिस वाज द वेरी बिगेस्ट लेसन ऑफ द टाइम। और उस लेसन को यूज़ करके जो इंडियंस हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस। अलग अलग तरह की वो गुट बनाते हैं, अलग अलग टर्म्स में। कभी आप देखेंगे कि किस तरह से एसोसिएशंस बनाई जाती हैं और अपनी बात को बारी बारी रखने की कोशिश की जाती है। यस, सो दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद हम एक बात और देखें, इस टाइम पे जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था लोगों में वो इतना नहीं था, बट ऑटोमेटिकली, ये हम बात कर रहे हैं रिपन के टाइम की, 1880s के आसपास की। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें इससे पहले जो बहुत सारे ऐसे अर्ली नेशनलिस्ट जिसको बोलते हैं वो आए, ऑलमोस्ट अराउंड 1820s में, 1820 में, 1830 के आसपास। जैसे कि कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम
मोहन रॉय, वो राजा राम मोहन रॉय भी आए, उन्होंने ही वॉज पाइनियर ऑफ क्रिएटिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। वो लड़े कि हाँ हमारे जो इस सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम ओपन किया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कि जुडिशरी का ट्रायल के बाद ही इम्प्रिजन किया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए राजा राम मोहन रॉय लड़े। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे वो कहते थे कि भाई हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। तो एक तरीके से ही वॉज अ पायनियर एक्चुअली, जो लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए। फिर उनके बाद उनका जो काम है, जो यंग बंगाल रेडिकल ग्रुप ऑफ यंग बंगाल पीपल जिसको हम कहते हैं डेरोजियंस, वो आगे बढ़ाते हैं, वो लोगों में अपनी बात को रखते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। ठीक है, वी शुड नो अबाउट देम दैट हु आर दे डेरोजियंस। इसी तरह से कई सारे और ग्रुप आए। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली बात ये है कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कराने का जो सिलसिला है वो 1820 के आसपास से चला आ रहा है। ठीक है, ओके डन। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नई बात मतलब उसके ऊपर हम एक नया टॉपिक चेंज करते हैं, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली वी हैव रीच टू 1880 के आसपास। ठीक है, 18 अभी क्या हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम कंटेक्स्ट बिफोर वी स्टडी अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट और फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उससे पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को जान लीजिए और नोट कर लीजिए कि प्री कांग्रेस एसोसिएशंस थे बहुत सारे। ऐसा नहीं है एकदम से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसी को आइडिया आया और उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। नो, इट वाज एक्चुअली अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसके बाद फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया। यस, लेट्स राइट द हेडिंग प्री कांग्रेस एसोसिएशन। ठीक है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन। प्री कांग्रेस एसोसिएशंस बहुत सारे थे। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है एसोसिएशंस क्रिएट करना। एसोसिएशंस सबसे पहले जो था 1838 के आसपास था। क्या 1838 के आसपास था? दैट वाज लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कोलकाता। राइट डाउन द पॉइंट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कोलकाता। ये 1838 के आसपास इस्टेब्लिश करी गई। ठीक है, ऑब्वियसली इसका क्या काम था? बहुत ही नैरो था कि ओनली जो जमींदार है, लैंड होल्डर्स है, उन्हीं के राइट्स को देखा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह उसी सीक्वेंस में है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। क्या? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 के आसपास, आई गेस, यस 1843 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होने चाहिए कि ग्रेजुअली कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है एसोसिएशन बनाने का सिलसिला, है ना। ठीक है, और उसके बाद मद्रास एसोसिएशन भी हुआ, बॉम्बे एसोसिएशन भी एस्टैब्लिश किए गए। बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये कब किए गए? 1852 में। ठीक है, इस टाइम पे इस तरह से इस्टेब्लिश किए गए। लेकिन जैसा कि हमने कहा था 1857 के बाद क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया। आप ये नोट कीजिए अच्छे से। यस, ठीक है, देखिए जैसा हमने बात की थी कि 1856 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और एजुकेटेड लोगों के बीच में गैप क्रिएट हो गया
और वो गैप उनको एजुकेटेड लोगों को समझ आया कि यार वी आर बीइंग इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड. येस, they understood that, they got to learn that, and obviously वो अपने आप को वो इस चीज़ से लड़ना चाहते थे. ठीक है, इसीलिए वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने लग गए. ठीक है, लोगों को और अवेयर करने लग गई. उसी सिलसिले में हम एक नाम ध्यान रखते हैं, दादा भाई नारोजी का. क्या वी ऑल हैव लर्नड अबाउट हिम? दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी जो है, ही इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं 1866 में क्या, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पर? इन लंदन. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड, ही एक्चुअली उन्होंने इकोनॉमिकली एनालाइज किया ब्रिटिश इंडिया उस टाइम की सिचुएशन को, ब्रिटिश इंडिया की सिचुएशन को, और उन्हें पता चला वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो इसीलिए उन्होंने इस एसोसिएशन को रखा, वो भी लंदन में इस्टेब्लिश किया. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू पुट अप द क्वेश्चन to the British people and British government, and who also wanted to change the, wanted to give them that opinion कि इंडिया में क्या हो रहा है. yes, okay. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब हमें दिखाता है कि कैसे एजुकेटेड इंडियन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. yes, ठीक है, ओके. अभी हम बात करेंगे अभी उसके अलावा और कई तरह के एसोसिएशन हुए हैं. राइट डाउन, दैट इज पूना सार्वजनिक सभा. क्या? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुई. ठीक है, 1870 में हुई. और किसने इस्टेब्लिश किया इसको? एमजी राणा डे. एमजी राणा डे, गोपाल वासुदेव, अच्छा गणेश वासुदेव जोशी. आप बस नोट कर लीजिए, एंड अदर्स भी लिखा जा सकता है. गणेश वासुदेव जोशी. ठीक है, इसके अलावा एक और ये कहाँ थी? पूना में थी. यस, हम इंडिया में अलग अलग एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं. आप देखिए, है ना, ये इनका काम क्या था? लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट करना, अवेयर करना. राइट, ठीक है. इसके अलावा हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा. ये मद्रास रीजन में है. मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई. और इसमें इसको किसने इस्टेब्लिश किया? फाउंडर कौन थे? नंबर 1 जी सुब्रमण्यम अय्यर. जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवचारी एंड आनंद चार्लू. वीर राघवचारी, राघवचारी एंड आनंद चार्लू. ठीक है, समझ आ रहा है? यस, ठीक है. अब देखिए, ये सारे हैं. उसके अलावा आप देखिए कि हाँ, उसके अलावा और भी कई सारे एसोसिएशन हुए. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. राइट डाउन फास्ट. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने लिखा, किसने फाउंड किया? केटी तलांग जो है, फिरोज शाह मेहता हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी हैं 1885 में. ठीक है, केटी तलांग, फिरोज शाह मेहता, एंड बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, कर सकते हैं. यस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, इट वॉज इन 1885. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. बहुत इम्पॉर्टेंट है.
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इसको 1876 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1876 में किया था। और कौन थे इसके मतलब इनके जो फाउंडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, राइट डाउन, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इनको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कौन कौन एसोसिएटेड थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट डाउन। ठीक है, लिख सकते हैं, यस, ये सारी एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट डाउन ऑल दीज। और ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए क्या चेंज हो रहा है। पहले बिल्कुल ही नैरो माइंडेड थे, नैरो उनका विजन था, जैसे लैंड होल्डर हो गया, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हो गया, ये बहुत ही अपने अपने रीजन से एसोसिएटेड है। पर जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं, तो ओवरऑल उनका विजन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, आगे जो पूना सार्वजनिक सभा है, ये सारे ही प्रेरणा लेते हैं दादा भाई नौरोजी से, है ना। सब लोग आपस में धीरे धीरे कनेक्ट होने लग जाते हैं, एक दूसरे जानने लग जाते हैं कौन क्या काम कर रहा है, हाउ वी कैन ब्रॉडन द स्कोप, राइट। तो इस तरह से मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है सबसे इफेक्टिव काम कर रहे थे, क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ही वॉज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन जिसको जो कि ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर थे, क्योंकि ही वॉज उनको भेजा गया था इंग्लैंड के साथ बात करने के लिए, ताकि वो ICS के एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रोविजंस को लिबरलाइज कर सकें। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कारण थे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बहुत पॉपुलर हुए। ठीक है, अब आप देखिए ये सारे जो हैं, अब सारे अपने अपने जोन में काम कर रहे हैं। अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके। आप समझ पा रहे हैं क्या कमी है यहाँ, कि जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ पर जो ये मेन सारे लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो सकें, सब लोग मिलके बात कर सकें, और इंडिया में एक पॉलिटिकल एंटिटी बना सकें जो कि ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। ठीक है, इसीलिए ये सोचा गया, इसीलिए INS यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करा गया 1885 में। ठीक है, और सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। ठीक है, कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के 72 डेलीगेट्स मिले थे। ठीक है, और सबसे पहले जो बॉम्बे में हुआ था, जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज WC बैनर्जी। क्या? WC बैनर्जी। इसके आगे जो भी अगर हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग फेजेस रहे हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि इसके 3 फेजेस रहे हैं। नंबर 1 इज़ मॉडरेट फेज। क्या? जहाँ पर नंबर 1 इज़ मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज रहा है 1885 से 1905 तक। ठीक है, उसके बाद रहा है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज रहा है 1905 से 1918 तक, और उसके बाद है गांधीयन फेज।
Gandhian phase, and which continued from 1919 to and to till we got the independence 1947. समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आने वाला आगे जो भी हम लेक्चर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी ही चीज़ें डिटेलिंग इंपॉर्टेंट होती जाएंगी, बिकॉज अब हम अपनी हिस्ट्री को अलग अलग फेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज। ठीक है, तो इस तरह से इट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इस्टेब्लिश्ड, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप लोगों को, किया एजुकेटेड लोगों को, धीरे धीरे करके कैसे वो एक लोगों में पॉपुलर हुआ, एंड द मास इज ऑल्सो जॉइंड इट। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो इस बारे में आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे एवोल्यूशन होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। सो आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमने इस चीज़ को स्टडी किया है, सिंप्लीफाई करते हुए हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। I hope you have understood this, and in the next lecture we'll come back with the new topic and in this journey. So till then, keep reading, keep studying, and happy learning. Take care. Thank you.